मसीही का तमाम ये संबोधि माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल हैं हमारे शो में। शुरुआत होगी, पहली खबर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी। हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम अब रिजेक्ट नहीं होगा। जी हाँ, आसानी से रिजेक्ट नहीं होगा। पहले की तरह कि कोई आपने क्लेम किया और वो रिजेक्ट हो गया। अगर रिजेक्ट होगा भी तो पहले आपकी संतुष्टि होगी कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ, उसके बाद ही उसे रिजेक्ट किया जाएगा। क्या कुछ नए नियम आए हैं ये समझेंगे। वायदा बाजार में बदलाव की तैयारी, सेबी कुछ तैयारी कर रहा है। क्यों बदलाव हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं ये जानेंगे। यूपी रेरा ने बदले बिल्डर्स के लिए नियम। जी हाँ, घर खरीदारों के लिए ये बड़ी अहम खबर है। क्या खबर है, क्या नियम बदले हैं ये जानेंगे। एनपीएस में होंगे बड़े बदलाव, दिन की पहली सबसे बड़ी खबर। एनपीएस की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें दे दी हैं। क्या सिफारिशें आई हैं, किस तरीके के बदलाव की चर्चा है ये जानेंगे। क्यों नहीं थम रही विदेशी निवेशकों की बिकवाली। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं थम रही है बिकवाली, क्या है इसके पार ये जानेंगे। और डॉलर की मजबूती से पिघला सोना। अमेरिका में जॉब के आंकड़े आए, अनुमान से बेहतर आए, डॉलर मजबूत हो गया और उसके सामने कमोडिटी बाजार पिघलने लगा। क्या हाल है वहां, क्या वजह है उसकी ये जानेंगे। और ये भी समझेंगे कि ब्याज दरों को लेकर अब संभावना बनती कैसी दिख रही है। हेल्थ बीमा के क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस जल्द ही तेज और आसान होने वाले हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटर कंपनियों को इस साल 1 अगस्त से हेल्थ बीमा के 100% दावों का कैशलेस निपटान करने के लिए कह रहा है। इसके लिए सभी बीमा कंपनियां 31 जुलाई 2024 तक अपना सिस्टम तैयार कर लें। इरडा ने सुझाव दिया है कि कैशलेस क्लेम के लिए बीमा कंपनियों को अस्पताल में अपनी हेल्प डेस्क बनानी चाहिए। इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में तेजी लाने के लिए पिछले दिनों एक मास्टर सर्कुलर जारी भी किया था। सर, क्या नियम है, अगर विस्तार से समझे जाएं, क्या कुछ तय किया गया है। शुभम, हेल्थ इंश्योरेंस रखने वालों के लिए बेहद ज़रूरी खबर है और आप अब इन नियमों को आज समझ लीजिए। और रेगुलेटर आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप बीमा कंपनियों से 100% कैशलेस क्लेम वसूल कर सकें, क्योंकि जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है, इसलिए आपके लिए नियम समझना ज़रूरी है। और जुलाई के बाद अपने इन नियमों के लिए बीमा कंपनियों पर, अस्पतालों पर आपको दबाव बनाना पड़ेगा। जो नया सर्कुलर आया है और जिसके तहत रेगुलेटर ने बीमा कंपनियों से कहा है, पहली चीज़ तो ये कि बीमा कंपनियाँ किसी भी स्थिति में कोई भी प्रपोजल पार्शियली या पूरी तरह से ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करेंगी। ये 100% कैशलेस क्लेम का जो प्रपोजल है उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी और प्रोडक्ट के भीतर बनी हुई कमेटी उसकी जांच करेगी, पड़ताल करेगी और उसके बाद उसे रिजेक्ट किया जाएगा। फाइनल ऑथराइजेशन 3 घंटे के भीतर देना पड़ेगा। यदि कैशलेस क्लेम होता है और अप्रूव होता है तो 3 घंटे के भीतर, डिस्चार्ज के 3 घंटे के भीतर हॉस्पिटल को कैशलेस क्लेम का फाइनल ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। यदि प्रपोजल किसी तरह से रिजेक्ट होता है या उसके को रिजेक्ट किया जाता है तो 72 आवर्स के अंदर इंश्योर्ड पर्सन को या बीमा लेने वाले व्यक्ति को उसके कारण की जानकारी दी जाएगी कि उसका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है। ये 3 बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में निवेशकों को ध्यान रखना ज़रूरी है। रेगुलेटर ने ये कहा है कि एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी बीमा कंपनियों के भीतर, जो कैशलेस रिक्वेस्ट को, जो कैशलेस क्लेम के दावे हैं उनको सुलझाने में और उनके बारे में मदद करेगी। और इंश्योरर्स को पॉलिसी के होल्डर को प्री ऑथराइजेशन देना पड़ेगा डिजिटल मोड में, यानी जब उसको क्लेम के लिए जाना है तो उससे पहले उसे ऑथराइज करना पड़ेगा कि वो कैशलेस क्लेम ले सके। खासा बड़ा सुधार है। भारत के हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब जो नई डेडलाइन आई है उसके बाद अभी 31 जुलाई के बाद ये सिस्टम डिप्लॉय हो जाएंगे। और इसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि अब अस्पताल और बीमा कंपनियां आपको कैशलेस क्लेम देने से ऐसे ही इनकार नहीं कर सकती हैं। सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत ईटीएफ की नई किस्त जारी कर सकती है। इसी के साथ सरकार भारत बॉन्ड ईटीएफ को कुछ राहत देने के लिए डेट म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन टैक्स की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव करने पर विचार कर रही है। इस मामले पर कवायद चल रही है। सरकार की ओर से बजट तैयार
करते समय अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सर, किस तरीके के बदलाव की चर्चा है? बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसके साथ डेट म्यूचुअल फंड और भारत बॉन्ड ईटीएफ के बीच में जो अंतर है कैपिटल गेन्स टैक्स में, उसे खत्म करने की बात की जा रही। भारत बॉन्ड ईटीएफ जिसमें हाल दिनों में बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश आया है, उसे कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत एक विशेष दर्जा हासिल है, जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स को वैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि भारत ईटीएफ की जो नई किश्त आएगी उसके साथ डेट म्यूचुअल फंड को भी ये सुविधा दी जाएगी कि जो होल्डिंग पीरियड है, जिसमें 36 महीने तक के होल्डिंग पीरियड तक पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, फाइन अब इस बदलाव को डेट म्यूचुअल फंड पर लागू किया जाएगा और एक नए तरीके का ढांचा आएगा जिसमें डेट म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज बॉन्ड ईटीएफ पर एक जैसे कैपिटल गेन्स की दरें लागू होंगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शामिल किए जाने वाले स्टॉक्स को लेकर सख्ती की जा सकती है। सेबी ने एफ&ओ में शेयरों को शामिल करने और बनाए रखने के लिए शेयर बाजार की पात्रता के नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल 182 स्टॉक्स में एफ&ओ ट्रेड की अनुमति है। 2018 में ये लिस्ट 209 स्टॉक की होती थी। एफ&ओ में ट्रेडिंग को हतोत्साहित करने के लेकर सेबी की तरफ से कई बार बयान भी दिया जा चुका है। सर, अब किस तरीके के बदलावों की तैयारी है? सेबी लगातार फॉरवर्ड मार्केट में एफ&ओ सेगमेंट पर सख्ती कर रही है कि उसका मानना है कि निवेशक इसमें बुरी तरह फंसते हैं और उसके बाद उनका नुकसान होता है। अब जो नए नियम आने वाले हैं वे बेहद सख्त हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण पैमाने हैं जिनका इस्तेमाल एफ&ओ मार्केट में किया जाता है। एक मार्केट वाइड डेली पोजीशन लिमिट होती है जिसको MWPL कहा जाता है, और दूसरा एक एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू होती है। ये दो महत्वपूर्ण पैमाने हैं। इन पैमानों में बदलाव किया जा रहा है और जो बदलाव हो रहा है वो इस हिसाब से अब यह तय किया जाएगा कि जिस भी स्टॉक की पिछले 6 महीनों में एवरेज डेली ट्रेडिंग वैल्यू और डिलीवरी वैल्यू 30 से 40 करोड़ रुपए है, उसी को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पहले ये सीमा 10 करोड़ रुपए तक हुआ करती थी, यानी ये 4 गुनी कर दी गई है। वो स्टॉक्स जिनके कारोबार में डेप्थ होगी कैश सेगमेंट और पावर सेगमेंट में, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह से जो MWPL है यानी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है रोलिंग बेसिस के ऊपर, इसका रेंज जो है वो 1250 करोड़ और 1750 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अभी 500 करोड़ रुपए था। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो फॉरवर्ड और ऑप्शन के स्टॉक्स हैं उनकी सूची में छटनी हो सकती है, क्योंकि जिन स्टॉक्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, जिनके पास बाजार में डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, उन्हें इससे निकाला जा सकता। कुल पर्पस सेबी का यह है कि सिर्फ वही स्टॉक्स फॉरवर्ड ऑप्शन के लिए उपलब्ध रहें जिनमें वास्तव में पर्याप्त स्टॉक बाजार में मौजूद है और जोखिम से कवरेज की सुरक्षा है। भारतीय निवेशक और कंपनियां बिना किसी रुकावट के अब विदेशी फंड में निवेश कर सकेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद विदेशी फंड में निवेश का रास्ता साफ हो गया। हालांकि ये भी साफ किया गया कि सिर्फ उन्हीं विदेशी फंड्स में निवेश की अनुमति होगी जिनका कामकाज संबंधित देश का रेगुलेटर के अधीन होगा। सर, इन बदलावों का फायदा क्या होगा? ये महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर आप विदेश में निवेश करना चाहते हैं और विदेश में केंद्रित फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अब रिजर्व बैंक इसकी इजाजत देने जा रहा है कि अमेरिका, सिंगापुर और कई देशों में जो LLC और VCC और ट्रस्ट कंपनीज हैं, वहाँ के रेगुलेटर्स के तहत वो अगर कोई फंड बनाती हैं, ऑफशोर फंड बनाती हैं, तो और वहाँ के फंड मैनेजर उसको रेगुलेट करते हैं, तो उसमें भारतीय लोग निवेश कर सकेंगे। अभी तक जो मौजूदा नियम था RBI का, उसमें जो ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था जिसको OPI कहा जाता है, वो उनमें उन्हीं फंड्स में निवेश की छूट होती थी जो भारत से रेगुलेट होते थे। यानी भारत में काम करने वाली जो ETF कंपनियां थी उनका मैनेजमेंट भारत में मौजूद होता था और वो भारत की पूंजी को ले जाकर विदेश में लगाता था। जैसे कि आपको तमाम ग्लोबल फंड में भारत में निवेश करने का मौका मिलता है, NASDAQ पे, S&P पे आधारित है, फंड्स ऑफ फंड्स के आधार पर। लेकिन अब ऐसा होगा कि वहाँ स्थापित फंड जिन जो वहाँ केंद्रित हैं, विदेश में की ज़मीन पर केंद्रित हैं और उन्हें वहाँ के रेगुलेटर फंड मैनेजर चला रहे हैं, उन्हें भी भारत में भी निवेश किया जा सकेगा। उनके भी NFO, उनके भी फंड ऑफर भारत में उपलब्ध होंगे। यानी भारत के निवेशकों को अब उन फंड्स में निवेश का मौका मिलने वाला है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर केंद्रित हैं। घर खरीदारों के हित में यूपी रेरा ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी रेरा ने कहा है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना घर खरीदारों को बिल्डर पोजेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेगा। प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को स्थानीय प्राधिकरण से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, उसके बाद घर खरीदारों को पोजेशन दिया जा सकेगा। रेरा ने पोजेशन लेटर के लिए एक कॉमन फॉर्मेट तैयार किया है। ये फॉर्मेट रेरा ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सभी बिल्डर इस फॉर्मेट के जरिए अपने ग्राहकों को पोजेशन लेटर जारी करेंगे। सर, क्या फायदा होगा मकान खरीदारों को? मकान खरीदारों को के लिए दूसरी महत्वपूर्ण आज की खबर जिसे समझना जरूरी है, जिसे हमने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बताया था। अगर उत्तर प्रदेश
प्रदेश में आप मकान खरीद रहे हैं तो अब आपको अपने बिल्डर की तरफ से भरवाए जाने की या किसी भी तरीके के मनमाने ढंग के पोजीशन सर्टिफिकेट के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। यूपी रेरा ने एक नई व्यवस्था जारी की है जिसके तहत एक मॉडल पोजीशन सर्टिफिकेट बनाया गया है। जो लोग मकान खरीदने से वाकिफ हैं उनको पता है कि बिल्डर्स पोजीशन सर्टिफिकेट में बहुत मनमाने ढंग से प्रावधान तय करते हैं, जिसमें पोजीशन दे दिया जाता है पर ऑक्यूपेंसी नहीं मिलती, पोजीशन के लेटर मिलने के बाद भी मकान में रहने का मौका नहीं मिलता, मकान अलॉट नहीं किया जाता और कागज में दिखा दिया जाता है कि आपको पोजीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो अब यूपी रेरा ने इसमें दखल करते हुए दो तरीके की व्यवस्था स्पष्ट की है। पहली चीज तो ये कि बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी उसका मकान, उसका प्रोजेक्ट ऑक्यूपाई किए जाने के लिए, लोगों को दिए जाने के लिए तैयार है, और उसके बाद एक मॉडल पोजीशन सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जो सबको एक समान रूप से पूरे प्रदेश में दिया जाएगा जिनको जो लोग मकान खरीदने वाले हैं। और इसका ये सही है या उचित नहीं है, इसकी जांच आप यूपी रेरा की वेबसाइट पर इसके मॉडल से जाकर देख सकते हैं और जानकारी कर सकते हैं कि आपको आपका बिल्डर सही पोजीशन सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके बाद मकानों की खरीद फरोख्त में और बिल्डर्स की तरफ से मकान खरीदारों का पैसा लेने के बाद लंबे समय तक मकान न देने की या लटकाए रखने की समस्या की जो दिक्कत है उसमें कमी आने की संभावना है। स्टार्टअप कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उनके वेंचर निवेशकों को मोटा मुनाफा हो रहा है। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने एंकर निवेशकों को 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इजिगो का आईपीओ डॉक्यूमेंट बताता है कि उसके एंकर निवेशक 11 कैपिटल को 13 गुना और माइक्रोक्रोमैक्स इन्फोसिस्टम्स को 11 गुना मुनाफा हुआ है। इसी तरह गोजेट ऑफिस के एंकर निवेशकों को भी मुनाफा हुआ है। आईपीओ बाजार फिलहाल थोड़ा सुस्त है। सर, नई सरकार बनने के बाद आईपीओ बाजार का रुख कैसा रह सकता है? बाजार अब वापस आईपीओ बाजार बजट की तैयारी में है, बजट के इंतजार में है और बजट के बाद आईपीओ बाजार में फिर नए सिरे से तेजी आएगी। कई सारी कंपनियों के आईपीओ हमने देखे हैं, कुछ कंपनियों की नई लिस्टिंग हुई है जो अभी हाल में आईपीओ आए, लेकिन अब तैयारी हो रही है एसएमई बाजार में कई बड़े आईपीओ की। तो यदि आप निवेश करना चाहते हैं और एसएमई आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, इसके अलावा मेन बोर्ड पर भी कुछ नए आईपीओ आएंगे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, उठापटक और राजनीतिक अनिश्चितता का जो दौर था, उस दौरान आईपीओ कंपनियों ने थोड़ा स्वयं को रोक रखा था। बजट आने के बाद, बजट में नए प्रावधान आने के बाद नीतियों में एक स्थिरता आएगी और इसलिए आईपीओ में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपना पैसा रोक कर रखें, क्योंकि आईपीओ का एक बड़ा दौर जुलाई के अंत से शुरू होगा जो अगले साल मार्च तक चलेगा। इडली, डोसा और खमन बनाने के मिश्रण को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता और उन पर 18% जीएसटी लगाना जाना चाहिए। गुजरात एपिलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ये फैसला सुनाया है। गुजरात स्थित किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने जीएसटी अग्रिम प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ GAAR में संपर्क किया था। कंपनी ने कहा था कि उसके 7 इंस्टेंट आटा मिक्स तैयार भोजन नहीं है और उन्हें खाना पकाने के कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए इस पर जीएसटी कम लगाया जाए। क्या पूरा मामला है सर? ये भारत के जीएसटी के ढांचे का सबसे दिलचस्प और विवादित मामला है। इंस्टेंट फ्लोर मिक्सेस रेडी टू ईट हैं या रेडी टू कुक हैं, इसको लेकर कंपनियां जीएसटी प्राधिकरण के साथ विवाद में उलझी हुई हैं। उनका मानना है कि 18% ड्यूटी उन पर लगाई जानी चाहिए जो रेडी टू ईट हैं, यानी जिनको आपने निकाला और तत्काल पैक्ड फूड को तैयार किया और खा लिया। और इसलिए उनका यह मानना था कि जो डोसा, इडली और इस तरीके के जो रेसिपीज़ बनाई जाती उनके जो मिश्रण बाजार में उपलब्ध हैं उन्हें सत्तू की कैटेगरी में माना जाना चाहिए, क्योंकि वो इंस्टेंट फ्लोर मिक्स हैं और इसके बाद इन्हें पकाने के लिए कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो इनके ऊपर 18% की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, जीएसटी नहीं लगाई जा सकती, जो रेडी टू ईट फूड पर लगाई जा सकती है। दिलचस्प विवाद था, लंबा विवाद था और अंततः इस मामले में कंपनियों की हार हुई है। जीएसटी की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा है कि सत्तू नहीं है, ये वैसे ही प्रोडक्ट हैं जैसे कोई रेडी टू ईट प्रोडक्ट होते हैं और इन पर 18% का जीएसटी लगाया जाएगा। इससे खमन, दही वड़ा, समोसा और भी बहुत सारी चीज़ों के जो मिश्रण बाजार में उपलब्ध हैं, इन्हें अब 18% जीएसटी के दायरे में आना होगा और इससे इनकी कीमत बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन की व्यवस्था पर विचार कर रही है। एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन के विकल्प तलाशने के लिए गठित पैनल की रिपोर्ट में कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 50% हिस्से के बराबर गारंटीड पेंशन का प्रावधान
किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनपीएस का पैनल गठित किया था, जिसकी रिपोर्ट मई में सौंपी गई है। सर, क्या सिफारिशें और किस तरीके के बदलाव आप आते देख रहे हैं? हाँ, पिछले साल बार बार हम आपको बताते रहे हैं कि नई पेंशन योजना का विरोध होने के कारण और कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के बाद केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव बना था कि वो पुरानी पेंशन योजना के कुछ प्रावधानों को नई पेंशन योजना में शामिल करे, जिसको कि डिफाइंड या एश्योर्ड पेंशन कहा जाता है, यानी एक निर्धारित राशि पेंशन के तौर पर पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। करीब करीब 87 लाख कर्मचारी और इस पेंशन योजना में 2000 के बाद इनरोल हो चुके हैं, जिसको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है। मौजूदा व्यवस्था में इस स्कीम में डिफाइंड पेंशन नहीं है, बाजार में निवेश के आधार पर आपको पेंशन में रिटर्न मिलता है। विवाद था और इस पर एक पैनल बनाया गया था। हमने आपको ये भी बताया था कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस तरीके का एक प्रयोग किया था। अब आंध्र प्रदेश की सरकार, आने वाली सरकार केंद्र में एनडीए के घटक दल की सरकार होगी, इसलिए आंध्र प्रदेश के इस मॉडल को अपनाना सरकार के लिए आसान होगा, जिसके तहत 50%, 40 से 50% तक की जो पेंशन है, लगभग 50% तक की पेंशन वो गारंटीड पेंशन होगी, यानी रिटायरमेंट के बाद आपका पेंशन की जो भी राशि बनेगी उसमें 50% हिस्सा निर्धारित पेंशन के तौर पर आपको मिलेगा और बाकी 50% वेरिएबल होगा, जो शेयर बाजार में या पूंजी बाजार में निवेश के रिटर्न के आधार पर होगा। और ये इस आने वाले बजट में मोदी सरकार का बड़ा फैसला हो सकता है, जिस पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसके बाद नई पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम की जो बहस है वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम की मांग इसीलिए की जा रही थी कि उसमें डिफाइंड एश्योर्ड पेंशन मिलती थी। अब केंद्र सरकार 40 से 50% ऑफ द लास्ट पे की गारंटी देगा, ऐसी संभावना मानी जा रही। यानी रिटायर होते समय कर्मचारी का जो वेतन था उसका लगभग 40% हिस्सा या 50% हिस्सा उसे एश्योर्ड पेंशन के तौर पर मिलेगा। ऐसा प्रस्ताव एनपीएस की पॉलिसी में आने की संभावना है। एक बार जब केंद्र सरकार के पास से प्रस्ताव पहुंचेगा और की मंजूरी होगी, उसके बाद एनपीएस के बजट में इसके ढांचे में बदलाव होगा और एनपीएस के कॉर्पस के ढांचे को भी बदला जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार के बजट में ये घोषणा शायद शामिल होगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआईज ने जून के पहले हफ्ते में शेयर बाजार से भारी बिकवाली की है। इस दौरान एफपीआई ने नेट 14,800 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एफपीआई की यह बिकवाली चुनाव नतीजों के बाद हुई है। मॉरिशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार बढ़ोतरी की वजह से विदेशी निवेशक ये बिकवाली कर रहे हैं। इससे पहले मई में एफपीआई ने 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की थी। सर, अब तो तस्वीर साफ हो गई, सरकार बन गई जो बननी थी, अभी भी एफपीआई की जो बिकवाली वो रुक क्यों नहीं रही है? एफपीआई 2-3 तरीके से भारतीय बाजार को देख रहे हैं। एक तो पहली चीज़ है कि चाइना में वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं और उन वैल्यूएशन आकर्षक होने के कारण भारत के वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे और महंगे भी हैं। बाजार में तेज गिरावट भी आई थी, लेकिन बाजार में कीमतें वापस फिर बढ़ गई हैं स्टॉक्स की, इसलिए निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को चीन के बाजार में बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। इसलिए हमने देखा है कि चीन में नए सिरे से निवेश होना शुरू हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का जिन स्टॉक्स पर फोकस रहता है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी और बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस रहता है, उनमें टेक्नोलॉजी सेक्टर दबा हुआ है, पिटा हुआ है और अब इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यूरोप और अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं उससे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं मिल रही। बैंकिंग स्टॉक्स एक ऐसा हिस्सा है जो विदेशी निवेशकों की पसंद रहे हैं, लेकिन वहाँ कीमतें काफ़ी ऊंची हैं। और अगर आप विदेशी निवेशकों के नज़रिए से देखें तो उन्होंने 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जिस स्तर पर बाजारों में निवेश किया था उसकी तुलना में उन्हें काफ़ी बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं जो विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार के मामले में थोड़ा बियरिश बना रहे हैं, थोड़ा रिलक्टेंट बना रहे हैं और भारतीय बाजार में बड़ा सपोर्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रहा है, जिस वजह से शेयर बाजार में हमने गिरावट के बाद भी तेज रिकवरी देखी है। जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स, हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार वापस लौटी है, लेकिन मिलीजुली सरकार है, गठबंधन की सरकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चुनौतियां सामने हैं। राजनीतिक कैलेंडर थोड़ा उलझा हुआ है। आने वाले कुछ महीनों में कुछ और चुनाव होने वाले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौतियां होंगी और मौजूदा परिस्थिति में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में वैल्यूएशंस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं कि उन्हें बेहतर वैल्यूएशन की डील्स मिलें, इसलिए हमने उनकी बाजार में उस तरीके का उत्साह नहीं देखा जो हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में चुनाव के नतीजे आने के बाद और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद दिखाई दिया था। देश में करीब 80% मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो मेडिकल शिक्षा नियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निरीक्षण में ये जानकारी सामने आई। जानकारी में पता चला कि देश में मौजूद 700 सरकारी निजी
मेडिकल कॉलेज में से अधिकांश के पास फैकल्टी नहीं है। तमाम खामियां उजागर हुई। सर, कौन कौन सी खामियां पाई गई? यदि आप भी अपने किसी बच्चे का, परिवार के व्यक्ति को मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती कराने के लिए भी सारा विवाद एनईटी की परीक्षा को लेकर सामने चल रहा है, अगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना चाहते हैं तो आपके लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक पड़ताल की है और जिसमें पता चला है कि देश के 80% मेडिकल कॉलेजेस में वैसी सुविधाएं ही नहीं हैं जितनी फीस वो लेते हैं और जिस तरीके की पढ़ाई या अध्ययन की उम्मीद की जाती है। 3-4 बड़ी चीज़ें पाई गई हैं। एक तो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाली फैकल्टी नहीं है, लोग ही नहीं हैं। दूसरी चीज़, जो उपलब्ध फैकल्टी है वो छात्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, जबकि मेडिकल कॉलेजेस में शानदार, अच्छे और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं की ज़रूरत होती थी। और इसके अलावा रैगिंग है, स्टूडेंट्स को कई तरीके की शिकायतें हैं, हॉस्टल्स की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जबकि भारत में मेडिकल एजुकेशन खासी महंगी है। ये अपने आप में एक और बड़ा खुलासा है जो एनईटी के एग्ज़ाम में पेपर में अनियमितता के बीच हुआ है। और इसको देखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने अस्पतालों पर फाइन भी लगाया है, इन मेडिकल कॉलेजेस पर फाइन भी लगाया है 10 से 50 लाख रुपए तक का, और यहाँ तक कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी इन मेडिकल कॉलेज पर लगाया गया है। कहीं ना कहीं भारत की पूरी मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में एग्ज़ाम से लेकर मेडिकल कॉलेज तक काफ़ी कुछ ऐसा है जिस पर को कवर अप करने की, ढक कर रखने की कोशिश की गई थी। और अभी मौका है जब नई सरकार वापस लौटकर मेडिकल एजुकेशन को करीब से देखे, चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो या मेडिकल कॉलेजेस की बात हो। नहीं तो ये भारत में जो डॉक्टरों की कमी है और अच्छी क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की कमी, ये सीधे लोगों के सेहत पर, स्वास्थ्य पर और उनके जीवन को उपचार देने की संभावनाओं को प्रभावित करेगी। अमेरिका में आए रोजगार के आंकड़ों के बाद अमेरिकी डॉलर में तेजी दिखी। मई के दौरान अमेरिका में 2,72,000 लोगों को नौकरी मिली। उम्मीद थी 2 लाख से कम लोगों को नौकरी मिलने की। अमेरिकी डॉलर में इस तेजी की वजह से सोने की कीमतों में दबाव देखा गया। सोमवार को विदेशी बाजार में करीब 1.5 महीने के बाद सोना $2300 प्रति औंस के नीचे देखा गया। अमेरिकी डॉलर की बात करें तो वह भी करीब 1 महीने की ऊंचाई पर है। डॉलर इंडेक्स 105.28 के ऊपरी स्तर पर गया। इधर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि खदानों से सोने के उत्पादन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड भाव के बावजूद 2024 की मार्च तिमाही में सोने का उत्पादन सिर्फ 4% बढ़ पाया। सर, ब्याज दरों को लेकर अब आपको क्या संभावना बनती दिख रही है? अमेरिका के वेज और लेबर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बीच में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चल रही है। स्टॉक मार्केट हमेशा अमेरिका में रोजगार के और वेजेस के आंकड़े आते समय ऐसा मनाता है कि इस बार खराब आंकड़े आ जाएं, इस बार ऐसा हो जाए कि वेज में बढ़ोतरी नहीं हुई, रोजगार नहीं बढ़े, और फिर फेडरल रिजर्व पर इस बात का दबाव बने कि नहीं, अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ खिसक रही है, अब ब्याज दरों में कमी करने की संभावना है। सिर्फ इसी गुंजाइश पर, इसी होप पर अमेरिका के शेयर बाजार लगातार पिछले कई महीनों से इस उम्मीद में है कि अब बहुत हुआ, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया या ब्याज दरों में को ऊंचा रखने की प्रक्रिया कम होगी। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगातार सरप्राइज करती। जो ताज़ा आंकड़ा आया, जो आपको शुभम ने बताया कि अमेरिका में रिकॉर्ड रोजगारों में बढ़ोतरी हुई और जो वेजेस की ग्रोथ है उसने चौंकाया लोगों को, क्योंकि इस दौरान अमेरिका में वेतन की और मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी हुई। इसका सीधा मतलब यह है कि यह आंकड़ा फेडरल रिजर्व के पास यह सूचना लेकर पहुंच रहा है कि महंगाई कम होने वाली नहीं है। जब रोजगारों में बढ़ोतरी है और वेजेस बढ़े हुए हैं तो यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और बाजार में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी और बनी रहेगी। इसके बाद अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की या ब्याज दरों में वापसी का साइकिल शुरू होने की संभावनाएं कम हो गई हैं। और अगर कोई डेडलाइन मानी जा रही थी कि सितंबर अक्टूबर तक ऐसा हो पाएगा तो अब इसकी उम्मीद नहीं दिखाई देती। फेडरल रिजर्व वैसे भी हॉकिश है। फेडरल रिजर्व का मानना है कि जब महंगाई की दर 2% तक आए बिना वो कोई फैसला नहीं लेगा, और इसलिए एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीदें अमेरिका में बन रही थी उस पर पानी पड़ गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया है। और इसका असर हमने शेयर बाजार में भी देखा, बॉन्ड यील्ड्स पर भी देखा। अब जैसे ही ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे रहने की संभावना होती है, अमेरिकी डॉलर में ताकत आती है, मजबूती आती है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती दिखाई दी, कच्चा तेल भी कमज़ोर होता दिखाई दिया और सोने की कीमतों में भी गिरावट आती दिखाई दी। फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े इस बात का संकेत नहीं दे रहे हैं, फेडरल रिजर्व को इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर रहे हैं कि ये जिद्दी महंगाई जल्दी जाएगी। यूरोपियन यूनियन के चुनाव के दौरान दक्षिणपंथी दल तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 8 देशों में मतगणना पूरी हो चुकी है और इस मतगणना में दक्षिणपंथी दल आगे बढ़ गए हैं। खासकर फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस में दक्षिणपंथी दलों में जीत दर्ज की गई है। क्या मायने हैं सर इन चुनाव नतीजों के? यूरोपीय यूनियन के चुनाव खासे सनसनीखेज हैं, जिसका असर हमको अटलांटिक के दोनों किनारों पर, अमेरिका में भी और यूरोप में भी दिखाई दे रहा है।
यूरोपियन यूनियन के चुनावों में जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जैसे खासतौर से लीपेन की पार्टी फ्रांस में या जर्मनी की पार्टियां, इन पार्टियों ने ठीक ठाक नंबर्स और समर्थन हासिल किया है। हालांकि यूरोपियन पार्लियामेंट में अभी पुरानी पार्टियों का दबदबा कायम है, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, लेकिन ये जो नया ब्लॉक आ रहा है ये अब धीमे धीमे यूरोप की राजनीति को प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये है कि यूरोप में वो राजनीतिक दल वापस उभर कर मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चीज़ यूरोप में इमिग्रेशन के विरोधी हैं, यानी बाहर से लोगों को लाए जाने के और उन्हें रोजगार दिए जाने के विरोधी हैं, जिनके असर के नतीजे के तौर पर हमने ब्रेक्जिट देखा था। दूसरे वो बाजार के उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में नहीं, वो मानते हैं कि यूरोप के भीतर अपनी क्षमताएं होनी चाहिए, जिसको कि नियर शोरिंग या इंटरनल शोरिंग कहा जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि वो अमेरिका के नज़रिए से सहमत होते हुए चीन को बड़ा व्यापार प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों का संकेत बाजार के लिए गया है कि अगर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का संतुलन बदला तो नया यूरोप जो दिखेगा इस पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, वो ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा, ज़्यादा रूढ़िवादी होगा और ज़्यादा क्लोज्ड इकोनॉमी वाला होगा, जिसका असर दुनिया में कई कंपनियों के निर्यात पर, IT सेक्टर पर, बाकी सब पर दिखाई देगा। और इसलिए इन नतीजों का असर हमें पूरी दुनिया में और भारत में IT कंपनियों पर भी दिखाई दिया, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव या राइट विंग पार्टीज़ का दबदबा बढ़ता है तो वहाँ अर्थव्यवस्था को बंद करने के आग्रह और ज़्यादा बढ़ेंगे और इसका असर दुनिया के अन्य देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, जिनकी संभावना होने की संभावना है, उन पर भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। करीब 5 साल पहले डिफॉल्ट करने वाली हॉस्पिटैलिटी चेन लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट अब IPO लाने की तैयारी कर रही है। लीला होटल की तरफ से करीब 3,150 करोड़ रुपए का IPO लाया जा सकता है और ये IPO करीब 9 महीने बाद आ सकता है। कंपनी करीब 21,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर IPO लाने जा रही है। CBI ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में NHAI के अधिकारी को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अधिकारी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब एक निजी कंपनी के कर्मचारी से रिश्वत ले रहा था। जनरल मैनेजर और प्रोडक्ट डायरेक्टर के पद पर तैनात अधिकारी पर आरोप है कि वे रिश्वत लेकर निजी कंपनियों को प्रोजेक्ट में फायदा पहुंचाता था। इस साल मानसून की तेज गति से आगे बढ़ने की खबर है। रविवार को मानसून समय से 2 दिन पहले मुंबई पहुंच गया। अब तक मानसून की बरसात पूरे दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में हो चुकी है और ये तेजी से मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ रही है। अब तक बीते मानसून में देश भर में औसतन 32.6 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई, जो सामान्य के मुकाबले करीब 4% ज़्यादा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? लीला होटल का रिवाइवल एक अच्छी कहानी है। भारतीय बाजार में आमतौर पर बैंकरप्सी की तरफ जाने वाली कंपनियों का रिवाइवल नहीं होता, पर लीला होटल का एक बड़ा रिवाइवल दिखा है। 2019 में लीला को ब्रुकफील्ड ने टेक ओवर किया था JM फाइनेंशियल एसेट्स से, रिकंस्ट्रक्शन से, क्योंकि ये कंपनी बैंकरप्सी में थी करीब 3,950 करोड़ रुपए से। और इसके बाद हमने इस कंपनी में रिवाइवल देखा है। 2014 में कंपनी पर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई थी और इसके बाद के वर्षों में कंपनी धीमे धीमे उभरती दिखाई दे रही है। भारत के प्रमुख होटल चेन्स में लीला कभी रही थी और इसके बाद वो ये बैंकक्रप्ट हो गई थी और अब इस समूह में के IPO की तैयारियां शुरू हो गई। लंबे समय बाद किसी मुख्य धारा की होटल चेन का IPO भारतीय बाजार में आएगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे किसी नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।